देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। अचानक से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध करने पहुंच गए भाजपाइयों पर कैसे बरसने लगे पत्थर, बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों और क्या हुआ नया हंगामा और किन इतिहास के पन्ने को लेकर एक बार फिर से आपस में नोकझोंक हो गई है, बताएंगे डिटेल में पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में तेलंगाना को लेकर इलेक्शन के अंतिम रिजल्ट आए हैं, बताएंगे किस तरीके का आंकड़ा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अमित शाह के दावे की पोल खोलते हुए देश के संविधान से जोड़कर अमित शाह पर ऐसा सवाल खड़ा किया गया दोस्तों की सोशल मीडिया पर शाह के अकाउंट पर ही शर्मिंदगी का माहौल बन गया, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी रिपोर्ट जहां पर राहुल गांधी की ओर से अमेरिका और भारत के डील को लेकर उठाए गए सवाल पर चैलेंज दे रहे थे अमित शाह। इसके बाद कांग्रेस की ओर से बताएंगे क्या जवाब दिया गया है दोस्तों। साथ साथ चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, बताएंगे कैसे बीजेपी और हिंदुत्व का इकोसिस्टम बनाने वाले लोगों को खुद ही आपस में लड़ते हुए देखकर एक गोदी एंकर की भावना उफान मारने लगी दोस्तों, बताएंगे इसके बाद आगे क्या हुआ एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान ने देश को बचाने के लिए देश की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी और इसीलिए टीपू सुल्तान एक राष्ट्रभक्त यानी देशभक्त था और अंग्रेजों से माफीनामा मांगने वालों के समर्थकों को टीपू सुल्तान पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है और इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के दफ्तर के बाहर विरोध करने के लिए पहुंचे तो फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई, बताएंगे डिटेल में पूरी खबर दोस्तों। लेकिन उससे पहले तेलंगाना के नगर निकाय के चुनाव के नतीजों को लेकर अंतिम आंकड़े सामने आ गए हैं। जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 1025 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति रही है जिसको 545 सीटें मिली है दोस्तों। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी जिसको मात्र 171 सीट मिली है और चौथे नंबर पर AIMIM जो कुछ एक इलाकों के अंदर चुनाव लड़ता है दोस्तों यानी हैदराबाद के क्षेत्र में चुनाव लड़ता है तो उनको केवल 17 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 1025 और बीजेपी का आंकड़ा 171 और दूसरे नंबर पर जो पार्टी बीआरएस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के लगभग आधा है। तो इससे पता चलता है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त तरीके का दबदबा रहा है दोस्तों। ऐसे में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की योजना पूरी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। आम जनता के बीच में इन योजनाओं का अच्छा खासा असर पड़ रहा है। यही बड़ा कारण है कि आम जनता ने जोरदार तरीके का समर्थन कांग्रेस पार्टी को करना शुरू कर दिया है दोस्तों। रेवंत रेड्डी से लेकर राहुल गांधी ने इस तरीके के नतीजे को लेकर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों जिसमें खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के अंदर जबरदस्त तरीके का हंगामा हो गया दोस्तों। हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में हर्षवर्धन सकाल एक बयान देते हुए कहते हैं कि टीपू सुल्तान को बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह स्वराज की स्थापना करने के लिए यानी अपने लोगों का राज बनाने के लिए और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए लड़ाई लड़ी और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो शिवाजी महाराज के स्वराज के विचारों से मिलती जुलती है। ये टिप्पणी मालेगांव के अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगने के विवाद को लेकर दी गई दोस्तों। हर्षवर्धन सकाल के इस बयान को लेकर बीजेपी वाले शिवाजी महाराज का भक्त बनने के नाम पर अपना एजेंडा थोपने लगे दोस्तों और शिवाजी महाराज के नाम पर प्रदेश भर के अंदर विरोध करना शुरू कर दिया गया दोस्तों। बीजेपी के लोगों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपमान कर दिया। उन्होंने शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी, जबकि बीजेपी के लोग टीपू सुल्तान को देशभक्त नहीं मानते दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता टीपू सुल्तान के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। ऐसे में सकाल के इस बयान के बाद विवाद जब आगे बढ़ गया दोस्तों तो बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को घेरने के लिए और कांग्रेसी नेताओं का विरोध करने के लिए कांग्रेस के पूरे दफ्तर पर पहुंच गए, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही अंदर मौजूद थे दोस्तों और बयान में कुछ भी उल्टा नहीं बोला गया। फिर भी बीजेपी के लोग भड़क गए दोस्तों और दफ्तर के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकले और दोनों ग्रुप के बीच में आपस में बहसबाजी हो गई और मामला इतना आगे बढ़ गया दोस्तों की पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें बीजेपी के 2 कार्यकर्ता और 2 महिला पुलिसकर्मी 2 पत्रकार भी घायल हो गए और 3 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के पास आकर बवाल करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग दोस्तों, जिसके बाद ये पूरी तरीके से कांड हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और बाद में भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने पत्थर से उनका सर फोड़ दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि बीजेपी वाले कांग्रेस के दफ्तर के आगे क्या करने के लिए गए थे और ऐसे में दोस्तों जो बयान दिया गया उस बयान में कहीं भी शिवाजी महाराज का कोई अपमान नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी के लोग महाराष्ट्र के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की कोई तुलना नहीं की गई। तुलना अगर करनी है तो टीपू सुल्तान और वीडी सावरकर की जाए, जिससे पता चलेगा कि कौन असली देशभक्त है, कौन देशभक्त को मानने वाला है। यानी एक और मैसूर के राजा और सुल्तान टीपू सुल्तान है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपनी पूरी सेना लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे दोस्तों और उनके शासन काल में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग प्रशासन का हिस्सा हुआ करते थे और बड़ी तादाद में सेना में शामिल थे और कई सारे मंदिरों को दान दक्षिणा देने की बातें भी सामने आती है दोस्तों। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने
अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ द इंडिया के अंदर टीपू को ब्रिटिश विरोधी बताते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्हें प्रेरणा मानते थे, ये बयान दिया था। दोस्तों आप सोचिए, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना प्रेरणा मानते हैं, उससे भाजपा वाले उन टीपू सुल्तान को बीजेपी वाले शिवाजी महाराज से तुलना करने पर शिवाजी महाराज का अपमान बता रहे हैं, जबकि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि वे लोग सावरकर को राष्ट्रभक्त बताते हैं। तो सावरकर ने जेल में बैठकर माफीनामा लिखकर कौन सा राष्ट्रभक्ति का काम किया था कि टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज का नाम एक साथ लेने पर शिवाजी महाराज का अपमान बताया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि टीपू सुल्तान को लेकर बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि इतिहासकार, ऐसे ऐसे इतिहासकार जो राइट विंग वाले यानी दक्षिणपंथी माने जाते हैं, उन्होंने भी टीपू सुल्तान के चरित्र को एक जटिल व्यक्तित्व वाला बताया। दोस्तों उनका भी मानना था कि टीपू सुल्तान ने आखिरकार लड़ाई तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी और अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ी थी, और इसीलिए टीपू सुल्तान स्वतंत्रता यानी आजादी की लड़ाई में आगे बढ़कर लड़े और अपना पूरा का पूरा शासन व्यवस्था ही झोंक दिया। यानी अगर वो चाहते तो आराम से राज करते अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला लिया और बाद में उनकी जान तक चली गई। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी गई, उससे तय होगा कि देश के अंदर कौन राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रभक्त नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि टीपू सुल्तान और वीडी सावरकर के बीच में तुलना किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें जब से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को 240 वोट का झटका लगा है, तब से बीजेपी वालों के मुंह से केवल एक ही बातें निकलती रहती है दोस्तों, वो ये कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का है। बीजेपी के लोगों को पता चल गया कि संविधान बदलने की बातें बोलते ही जनता ने इनको 240 पर लाकर अटका दिया और 400 के अहंकार को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। दोस्तों तब बीजेपी वालों के बयान में आपको टेप रिकॉर्डर की तरह केवल एक ही बात सुनाई देगी कि देश के संसाधनों पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का सबसे पहला अधिकार है। ऐसे में एक बार फिर से अमित शाह ने इस बात को दोहराया, तो अमित शाह के अकाउंट के नीचे ही लोगों ने दोस्तों कम्युनिटी नोट ऐड कर दिया। यानी ट्विटर पर एक लोगों को ऑप्शन दिया जाता है जिसके तहत अगर कोई बात कोई नेता बोलता है या कोई भी व्यक्ति बोलता है और उसकी बात गलत है या फिर अलग संदर्भ में बोली गई है, तो फिर उस बात के इतर जो सच्चाई है वो सामने लिखी जा सकती है कम्युनिटी नोट के माध्यम से। और इसीलिए अमित शाह जब अपने भाषण की बातें लिखते हुए कहते हैं कि मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब, दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को दिया है, तो इस पर लोगों ने देश के संविधान की कॉपी का लिंक देते हुए इंडियन कानून.org से रिपोर्ट देते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रही है। भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि किसी एक समुदाय या किसी समुदाय के लोगों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, क्योंकि देश के अंदर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 संविधान का हिस्सा है, जिसमें साफ तौर पर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। और इक्वालिटी का मतलब होता है कि समानता का अधिकार है सभी व्यक्ति को। इस देश के संसाधन पर हर एक व्यक्ति का बराबरी का अधिकार है, लेकिन ये कहना कि किसी एक समाज या किसी एक विशेष वर्ग का पहला अधिकार है, ये पूरी तरीके से संविधान के इस नियम का उल्लंघन है। संविधान के प्रावधान, संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साफ तौर पर देश के संसाधनों पर सभी व्यक्ति का बराबर का अधिकार बताया है दोस्तों। लेकिन जब से बीजेपी वाले 2024 के चुनाव में 240 वोट का फटका खा चुके हैं, तब से बीजेपी वालों को लग रहा है कि जैसे तैसे आदिवासी, गरीब, पिछड़ों और दलित समाज के लोगों को साथ में किया जाए। और इसीलिए बीजेपी के लोग बार बार ये बयान दे देकर कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी समाज के लोगों का है, कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये भाजपा को जब 400 के अहंकार में 240 वाला फटका लगा, तब जाकर बीजेपी को याद आ रहा है। इससे पता चलता है कि भाजपा वाले केवल चुनाव में मिली हार के बाद बदले हैं, तो इसका मतलब इनकी असली ओरिजिनल विचारधारा नहीं है। और इस पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि एकदम सही बात कम्युनिटी नोट में लिखी गई है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कम्युनिटी नोट ऐड करके दिया गया है। इसी तरीके से बीजेपी के नेताओं के भाषणों में जो बातें वो बोलते हैं और जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं वो सीधे सीधे लिख देना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत के डील को लेकर 5 बड़े सवाल पूछे हैं दोस्तों। राहुल गांधी के ये सारे सवाल नरेंद्र मोदी सरकार के लिए हैं। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी को इस मामले पर बोलने नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा ये सवाल पूछे गए हैं, जिस पर अमित शाह को थोड़ी हिम्मत जुटानी चाहिए और जवाब देना चाहिए दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल और एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का इकोसिस्टम जो पहले साथ में मिलकर काम करा करते थे, अब वो एकदम अलग अलग हो गए हैं दोस्तों। एक और तो बीजेपी IT सेल है, जिसमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर और पार्टी के अनुसार काम करते हैं, जबकि एक हिंदुत्व का इकोसिस्टम चलता है दोस्तों। यानी विचारधारा को लेकर इकोसिस्टम में कई लोग जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए हिंदुत्व की विचारधारा पर लिखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब ये जो दो ग्रुप है दोस्तों, एक बीजेपी का IT सेल है और दूसरा हिंदुत्व का इकोसिस्टम जो है सोशल मीडिया पर, दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि UGC का कानून लाकर बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के इकोसिस्टम को पूरी तरीके से अपने से अलग कर दिया है। यही बड़ा कारण है कि इसके कई सारे लोग अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं दोस्तों। RSS और हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति बीजेपी के
रवैये को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही अजीत भारती नाम का ये व्यक्ति हिंदुत्व इकोसिस्टम का हिस्सा है दोस्तों, जो बीजेपी को सपोर्ट किया करता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल के कुछ मामले में खासकर यूजीसी के मुद्दे के बाद ये लोग मोहन भागवत के बयानों को लेकर आरएसएस के काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि संघ की सच्चाई पढ़ ले सभी संघी भाजपाई समर्थक, यही सच्चाई है संघ वालों की, जिनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है और ये लोग केवल हिंदुत्व की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल कहता है कि कार सेवक हो या फिर चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी हो या राम गोपाल मिश्रा हो, सबका इस्तेमाल योगी भाजपा संघ ने इसी तरीके से किया। इनका इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, इसलिए अपनी आंखें खोले और संघी भाजपा समर्थक और भाजपा सत्ता से संघ से जुड़े मुद्दे पर सवाल जरूर करे, क्योंकि देश बचेगा, भविष्य बचेगा, तभी देश समाज मजबूत होगा। अखिलेश जी के साथ आइए और देश को बचाइए, पीडीए को मजबूत कीजिए। इस पर दोस्तों अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले, खासकर एंकरिंग का काम करने वाले डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव कहता है कि हम बट रहे हैं और उनके मजे कट रहे हैं, यानी हिंदुत्व इकोसिस्टम और बीजेपी आईटी सेल के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका फायदा समाजवादी पार्टी और उसके मजे ले रही है समाजवादी पार्टी। सवाल यह है दोस्तों कि कोई व्यक्ति सरकारी चैनल डीडी पर काम करता है और सोचिए वो पत्रकार के नाम पर, एंकर के नाम पर काम करने जाता है, निष्पक्षता की बातें करता है और यहाँ आकर कह रहा है कि हम बट रहे हैं, उनके मजे कट रहे हैं। ये वही एंकर है जिनके बेटी की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले गए थे। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से पूरा आईटी सेल और इकोसिस्टम, जो हिंदुत्व का इकोसिस्टम बनाया गया है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें 12 साल की सरकार होने के बावजूद बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी पर सवाल पूछे जाने पर इतने भड़क जाते हैं दोस्तों की कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर चले गए हैं। यानी बीजेपी का नेता निशिकांत दुबे जो सांसद भी है दोस्तों, वो एक शो में आता है, इंडिया टीवी का जो शो होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपकी अदालत नाम से, जहां पर बीजेपी के नेताओं को बार बार अपनी बातें बोलने का मौका दिया जाता है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि ये शो क्यों आता है। शो में निशिकांत दुबे बोलता है कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं, सवाल तो खुद राहुल गांधी से पूछे जाने चाहिए, यानी सवाल राहुल गांधी से करो, नरेंद्र मोदी सवाल से ऊपर चले गए हैं। इस पर लोगों ने बीजेपी के नेता को कम्युनिटी नोट पकड़ा दिया दोस्तों और सोशल मीडिया पर कह दिया कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सवालों और कानून से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 और संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना ये सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जनता और संसद के प्रति जवाबदेही रहे और नरेंद्र मोदी कार्यपालिका का हिस्सा है तो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। ये बोलना कि नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर चले गए हैं, ये साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं मंत्री बनने के लिए चाटुकारिता की पूरी लिमिट पार कर रहे हैं निशिकांत दुबे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें हरदीप पुरी को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया श्रीनेर कहती है कि हरदीप पुरी जी, जिस भी एजेंसी को आपने सोशल मीडिया पर डैमेज कंट्रोल करने का ठेका दिया हुआ है, यानी एफ फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद एफ फाइल के नाम से जुड़े मामले पर हरदीप पुरी को एक्सपोज होता देख हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर एक एजेंसी को हायर किया है जिसका काम है कि हरदीप पुरी की छवि खराब होने से बचाई जाए। और इसका इशारा करते हुए सुप्रिया श्रीनेर कहती है कि जो आपने एजेंसी हायर की है डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए, वो महा घटिया है। आपसे करोड़ों ऐंठ रही है लेकिन आपकी मिट्टी पलीत कर रही है। यह बेहयाई बंद कीजिए और इस्तीफा देकर चुपचाप बैठ जाइए। लेकिन आप बोलेंगे कलाई आपकी और ज्यादा खुलेगी, यानी जितना बोलोगे उतनी आपकी कलाई खुलेगी, उतनी पोल खुलेगी। और हरदीप पुरी एफ फाइल को लेकर जितनी बार बोल रहे हैं, कई नए मामले में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेर ने हरदीप पुरी को यह हिदायत दी है कि थोड़ा कम बोले वरना और ज्यादा फंसते हुए नजर आएंगे। साथ साथ दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखा है। इस लेख में इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि एफ फाइल में दर्ज अनिल अंबानी और एफ के रिश्तों की जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो काफी चिंताजनक है। 2008 में एफ अमेरिका में यौन अपराधी घोषित होता है। 2017 के शुरू में डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान ने अंबानी को एफ से मिलवाया और तुरंत बाद में दोनों के बीच में निवेश और रक्षा सौदे के साथ साथ कर्ज और कई तरीके की बात होती है। 2017 के मध्य में दोनों के बीच में मुलाकात होती है और दुनिया के कई बड़े नेता से उनकी चर्चाएं होती है। 2017 से 2019 के बातचीत के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से सजा होने पर एफ दोनों के बीच में समता का जिक्र करते हैं, समानता का जिक्र करते हैं। 2019 के अंत में एफ गिरफ्तार हो जाता है और जेल में मौत हो जाती है। ये संवाद बताता है कि एक यौन अपराधी के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के लिए अनिल अंबानी किस हद तक गिरने के लिए तैयार था दोस्तों। और ऐसे में अनिल अंबानी तो पूरी तरीके से एफ फाइल पर एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह ने एक बयान देते हुए 2019 में कहा था कि नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा पैसे बचाते हैं विदेशी दौरा करने के लिए कि नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं और एयरपोर्ट पर कोई महंगा होटल भी नहीं लेते, यानी जनता का पैसा बचाते हैं नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं। अमित शाह के इस वीडियो पर सुप्रिया श्रीनेर ने बीजेपी सरकार के द्वारा दिए गए ब्यौरा का हवाला देते हुए निशाना साधा और कहा कि अमित शाह तो कहते थे कि नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, पैसा बचाते हैं, जनता का ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते विदेश दौरे पर, तो फिर भाजपा सरकार ने 791 करोड़
करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के लिए अब तक कैसे खर्च कर डाले, इसका जवाब दीजिए। बताइए कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। 791 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर निशाना साधते हुए कहती है कि प्रधानमंत्री झुके भी हैं और थके हुए भी हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को इमेज मैनेजमेंट की कोशिश बताया। दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने भी हालिया एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किसको देते हैं, उसी एजेंसी को देते हैं जिनके पास नरेंद्र मोदी के लिए पूरे सवाल पहले से फिक्स होते हैं और नरेंद्र मोदी को पता होता है जवाब क्या देना है, यानी केवल वहां पर जाकर जवाब पढ़ ही रहे होते हैं, बाकी होता कुछ है नहीं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीटीआई को जो इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री ने वो साफ तौर पर इंटरव्यू दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से थक चुके हैं और झुक चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अमेरिका और भारत के डील में जो एक तरफा डील अमेरिका के समर्थन में हुई है उसे लेकर नरेंद्र मोदी से कांग्रेस सवाल पूछ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब देने के लिए संसद भवन में आने की जगह इंटरव्यू के नाम पर अपने हिसाब से पहले से ही फिक्स इंटरव्यू देकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि इस इंटरव्यू से जनता को पता है कुछ होने वाला नहीं है। ये इंटरव्यू किस तरीके से कराए जाते हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर के नाम पर कांग्रेस पार्टी के लिए न जाने कैसी कैसी बातें चलती है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मणिशंकर अय्यर से अपने आप को अलग कर दिया था। बहुत दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कहा था कि मणिशंकर अय्यर से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद तमाम मीडिया रिपोर्ट में मणिशंकर अय्यर की बातें छापी जाती है और कांग्रेस पार्टी के हवाले से छापी जाती है और दावा किया जाता है कि कांग्रेस के नेता ने मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है। ऐसे में केरल के अंदर पिनरे विजयन वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावा करते हुए मणिशंकर अय्यर का बयान आया। तो द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छापते हुए मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस का नेता बताया गया। तो पवन खेड़ा ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मिस्टर मणिशंकर का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उनके रास्ते अलग अलग हो चुके हैं, तो कृपया उनको कांग्रेस का नेता मत बोलिए। और जो वो बोल रहे हैं वो अपने आधिकारिक तौर पर बोल रहे हैं, यानी अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहे हैं। व्यक्तिगत उनकी राय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान 2014 के बाद से कराया उसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को किसी और नेता के बयान ने नहीं करवाया। चाहे कोई भी चुनाव हो, जब भी बीजेपी फंसी है मणिशंकर आकर कुछ उल्टा बोल देते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग अलग है, अब ये सारे मीडिया वालों को समझना चाहिए, क्योंकि पार्टी जब नेता से अपने आप को जोड़ नहीं रही तो क्यों मीडिया वाले उनसे नाम जोड़ रहे हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों में। नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बयान दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। नरेंद्र मोदी ये सब काम कैसे कर लेता है, ये बात कांग्रेस वाली पचा नहीं पा रही है। नरेंद्र मोदी का ये जो दावा है दोस्तों कि वो बहुत काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पा रही कि इतना काम नरेंद्र मोदी कैसे कर लेते। तो सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ में डील के नाम पर देश के किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने के पन्ने पर साइन करके आ सकते हैं। ये बात तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सोचकर अचंभा लगेगा और इसीलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बोला था कि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके का कदम तो नहीं उठा सकता। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन ये कदम नरेंद्र मोदी ने उठाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है और नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का एक बड़ा दबाव है और एफटीन फाइल से लेकर अडानी के ऊपर जो जांच चल रही है वो एक बड़ा कारण है, जिस कारण से नरेंद्र मोदी ने ये डील कराया है अमेरिका के साथ में। एक तरफा अमेरिका के समर्थन में तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बयान को इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बौखलाएगी, कोई भी पार्टी देश का कोई भी नागरिक भी बौखलाएगा अगर इस तरीके की डील नरेंद्र मोदी करके आएंगे और देश के किसानों को अमेरिका के सामने फेंकर आएंगे, तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं इस पूरे मामले पर। नरेंद्र मोदी के बयान पर क्या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के बयान पर बताना चाहते हैं दोस्तों कि क्यों कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से चौंक जाती है कि नरेंद्र मोदी ने ये कैसे कर दिया, जरा लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट तब, जहां पर सचिन पायलट कहते हैं कि राहुल गांधी से पूरी की पूरी बीजेपी सरकार डरी पड़ी है। साथ साथ एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच करवाया गया दोस्तों। टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से हाथ नहीं मिलाने का फैसला लिया, यानी दोनों टीमों के बीच में नो हैंडशेक हुआ, जिसे लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई लोगों ने कहा कि हमें तो मैच खेलने की भी कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ में, इसके बावजूद क्रिकेट मैच करवाया जाता है कुछ बड़े ब्रॉडकास्टर को फायदा पहुंचाने के लिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों की टीवी चैनल कौन सी बड़ी कंपनियां देश के अंदर चलाती है और उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ब्रॉडकास्टर को फायदा पहुंचाने के लिए ये मैचेस करवाए जाते हैं, क्रिकेट मैच कराए जाते हैं। और फिर हाथ नहीं मिलाने की जो बातें सामने आती है उस पर अलग अलग तरीके के लोगों के तर्क है। कुछ लोगों का मानना है कि जब क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि स्पोर्टमैन स्पिरिट होता है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सही है, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन घूम फिरकर इन बातों पर चर्चा तो तब होगी जब पहले इस बात की चर्चा हो और ये बताया जाए कि पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने की इतनी पड़ी किस व्यक्ति को है, कौन केवल पैसा बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से क्रिकेट या तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए या फिर पूरी तरीके शुरू कर देना चाहिए। ये एक दो मैच खेलकर केवल हाइप बनाकर पैसे बटोरने की कोशिशें हैं दोस्तों। अगर
अगर आप भी मानते हैं कि ये सारा ब्रॉडकास्टर के दबाव में होता है और देश के अंदर जो हमारे देश के शहीद लोगों के परिवार हैं दोस्तों, यानी भारतीय सेना में जितने लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण, उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें कैसा लगता होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक देश के तौर पर हमारे लिए भद्दा मजाक है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसी टीम के साथ हम खेल रहे हैं जिसके साथ हमारी दुश्मनी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर जोधपुर के अंदर बहुचर्चित कंकाली काला हिरण शिकार वाले मामले को लेकर राजस्थान के कोर्ट में आज 16 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। सलमान खान की भूमिका को लेकर फैसला आज संभव माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कुछ दिन पहले सलमान खान आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, यानी आरएसएस वाले 100 साल अपने होने का, यानी आरएसएस के 100 साल होने का कार्यक्रम कर रहे थे। मोहन भागवत में मौजूद थे और बॉलीवुड के कई बड़े स्टार मौजूद थे दोस्तों, और ऐसे में सलमान खान भी मोहन भागवत की बातें सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे। और आज पता चला है कि 16 तारीख को सुनवाई हो रही है राजस्थान के हाईकोर्ट में सलमान खान के काला हिरण से जुड़े मामले को लेकर। दोस्तों अब देखते हैं क्या ऑर्डर सामने आता है। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों मामले को अगर लिंक करेंगे तो सब कुछ समझ में आ भी जाएगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बांग्लादेश के अंदर चुनाव जीते तारिक रहमान को ममता बनर्जी ने भाई बोलकर संबोधित किया और ढाका भेजे गए फूल और मिठाइयां। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीएनपी की सरकार बनने को लेकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि एक नई सरकार, मजबूत सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी ने बीएनपी को फूल और मिठाइयां भेजी है। मिठाइयां ढाका के गुलशन स्थित बीएनपी चेयरपर्सन के राजनीतिक कार्यालय में भेजा गया है। मीडिया सेल के सदस्य अतिकुर रहमान ने कार्यालय में ये बधाई स्वीकार की है। दोस्तों इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बांग्लादेश के जनता और बीएनपी के नेतृत्व को शुभकामनाएं दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।